नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते आ रहे हैं और यहां आज लेक्चर नंबर 16 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं और 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे प्रत्येक दिन कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार आप में से जितने लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, मोर देन 90% लोगों का जवाब सही हो रहा है, यानी कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर चरण में है। इसको थोड़ा सा और बेहतर कीजिए। जब 95% सही होना शुरू हो जाएगा ज्यादातर लोगों का, तब मैं मान के चलूंगा कि अब आप लोग उस कंडीशन में आ चुके हैं जब प्रारंभिक परीक्षा को आप क्लियर कर लेंगे। चलिए आज फिर से यहां पर देखना शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। पहला टॉपिक क्या कहता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में किसे मान्यता दी गई। देखिए यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? यहां पर सबसे पहले गिनीज बुक रिकॉर्ड्स की बात की गई है और गिनीज बुक रिकॉर्ड से पहले भी प्रश्न आ चुका है और विश्व की सबसे, विश्व भारत को लेकर के नहीं कहा गया है, इसलिए एक एक शब्द पढ़िएगा, है ना, ताकि किसी तरह की आपको दिक्कत ना हो जाए। अब यहां पर कुछ बातें को समझते हैं। सबसे पहले जिस कंट्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है साथियों, वह है यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके। और यूके की ही एक है इथेल कैटरहैम, जो सी विकल्प में आपको दिख रहा है। तो कैटरहैम को 30 अप्रैल 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला के रूप में क्या किया गया, ये मान्यता दे दिया गया और ये यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है। अब एक चीज आपसे पूछा जा सकता है इनके एज को लेकर के कि जनाब आपने नाम तो बता दिया, ये बता दो कि इनकी उम्र कितनी है। तो इनकी उम्र जो है साथियों अभी 114 साल की है। 30 अप्रैल 2025 को यह कंफर्म किया गया है। अब एक बात समझना है, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है दोस्तों, तो यह पूछा जा सकता है कि इस उपलब्धि को किस नजरिए से देखा जा रहा है और यहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने क्यों जगह दिया। उम्र ज्यादा होना, लेकिन और क्या पक्ष हो सकते हैं। तो देखिए यह उपलब्धि न केवल उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मिसाल है, बल्कि वृद्धजनों के सम्मान को लेकर के भी दिखाता है कि वृद्धजनों के सम्मान का प्रतीक बना हुआ है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो सी विकल्प के साथ यहां पर जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताया हूं वो आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। अब चलिए दूसरे के साथ चलते हैं। क्या है, मई 2025। देखिए बीपीएससी का ये पैटर्न रहता है कि वह तारीख देकर के या मंथ और ईयर देकर के प्रश्न बना सकती है। तो निश्चित तौर पर आपको यह पता होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का क्या किया, उद्घाटन किया। इस तरह के प्रश्न आपको भतेरे देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़े से सजग रहना है। यहां पर जो बात की गई मई 2025, तो तारीख भी नोट कर लीजिए और यहां पर तारीख हो जाएगा 26 मई 2025। अगर डेट पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया है वह कहां पर, गुजरात में। अब अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प से भी समझ में आ जाएगा कि गुजरात की ही बात की जाएगी, क्योंकि गुजरात के ही चारों शहर हैं, चाहे वो सूरत हो, दाहोद हो, अहमदाबाद हो या फिर बड़ोदरा हो। चारों शहर किस राज्य के हैं, गुजरात के। तो गुजरात में एक जगह स्थित है जिसका नाम है दाहोद। ठीक है, दाहोद स्थित भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब यहां पर कुछ प्रश्न और बनाए जा सकते हैं इससे, इस संयंत्र को लेकर के कि क्या यह संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। जवाब है हाँ। दूसरी बात इसमें बना जा सकता है कि इसमें कितने हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही मुझे लग रहा है कि अगर स्टेटमेंट में दिया जाए तो इस तरह के प्रश्न आ सकता है। और जो कहा गया है वो 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक इंजन, मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो तैयार किए जाएंगे। कहां पर, दाहोद। और ये कहां पर पड़ता है, गुजरात। अच्छा यहां लिख दिया हूं पहले से, चलिए हाँ, तो गुजरात में, ये आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए तीसरे पर, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी 2025, 5 स्टार लगाइए। साहित्य अकादमी से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा के लिए खास करके पूछा जाएगा। दोस्तों इसके साथ यह बता दूं कि आपको मैथिली भाषा पर भी नजर रखना है।
साहित्य अकादमी के तरफ से मैथिली भाषा या मैथिली साहित्य को लेकर के जो सम्मान दिया गया है, वो चाहे युवा सम्मान हो सकता है ना, बच्चों के जो पुस्तक आते हैं उसको लेकर के भी दिया जाता है। इन सबको थोड़ा सा डिटेल्स रखिएगा, मैं पीछे बता चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में, तो ये ध्यान रखना है चूंकि यहां से प्रश्न रहेगा। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी कृति फिर उगना, नाम क्या है, फिर उगना हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया? और यह जो है साहित्य अकादमी के द्वारा यह जो होता है, यह कब किया गया है? 18 जून 2025 को। ठीक है, तो 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2025 का पुरस्कार जो है वह पार्वती तिर्की, नाम लेखक का समझ में आ गया, पार्वती तिर्की को दिया गया। और दरअसल एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है, यहां तो नाम दे दिया उनकी जो रचना है उसका, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि इसकी विधा क्या है, ये किस तरह की विधा है ना, गद्य पद इस तरह की चीजें होती है ना, तो यह जो है क्या है, कविता संग्रह, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हो सकता है पूछ लिया जाए नॉवेल है क्या, कविता है क्या, इस तरह की चीजें, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, तो यह पता होना चाहिए। फिर उगना जो है एक कविता संग्रह है और इसी के लिए जो है इनको 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया। अब एक चीज पूछा जा सकता है साथियों, और अगर स्टेटमेंट बना दिया जाए कि ये जो कविता संग्रह है इसमें किन चीजों को लेकर के बातें की गई है, ताकि अब इतनी गहरी बातें हैं तभी तो साहित्य अकादमी मिला है, तो क्या ऐसा संग्रह है इस कविता में, तो समझिए इसमें जो 2-3 मुख्य बातें, वैसे तो कई सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए अगर किसी भी पुस्तक में 20 कविता हो तो अलग अलग 20-30 टॉपिक को लेकर छूकर वो चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसमें बात किया गया है वह समाज को लेकर के बात किया गया है, वह प्रकृति को लेकर के बात किया गया है, और वह मानव जीवन कैसा होना चाहिए, बेहतर मानव जीवन कैसे हो सकता है, इन तमाम चीजों के गहराइयों को छूता हुआ नजर आता है। तो पार्वती तिर्की, ठीक है, सी विकल्प के साथ यहां पर हम लोग चलेंगे और इन तमाम बातों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे, चलिए चौथे पर, और साथ साथ बताते चलिए कितना सही हो रहा है कौन सा जो है आपका प्रश्न। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली, देखिए क्या है, दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। यहां पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल रहा है और यहां पर जो चर्चा किया जाएगा सबसे पहले स्टेट को लेकर के कि कहां की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है यहां पर छोजिन एंगमो, ठीक है, बी विकल्प। ये दृष्टिबाधित हैं, इसके बावजूद इनका हौसला देखिए कि माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह कर दिया। निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणादायक साहस और आत्मविश्वास का उदाहरण झलकता है। तो 4 के बी के साथ जाइएगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल फैक्चुअल आता है। स्टैटिक वाला जो जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, वहां से ज्योग्राफी से प्रश्न बनेंगे, एनवायरमेंट से, वो थोड़ा स्टेटमेंट होगा। करंट वाला एकदम जो है ज्यादातर जो है एकदम फैक्चुअल पूछा जाएगा आपसे, एकदम फैक्ट पता है तो आप जवाब दे के आएंगे, तो नहीं तो फिर मामला गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 30 प्रश्न आएंगे यहां से, तो थोड़ा इस पर मेहनत भी करना है। आस्था पुनिया किस क्षेत्र में, क्षेत्र पूछा गया है, इनका एरिया क्या है, फील्ड क्या है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के तमाम टॉपिक जो है चर्चा में रहेगा। टॉपिक को पहचानना कैसा है ये समझिए। आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। कहां की महिला फाइटर बनी है, भारतीय नौसेना, नेवी में। यह उपलब्धि भारतीय नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है और यह पहली बार है जब किसी महिला को नौसेना में फिक्स्ड विंग फाइटर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आस्था पुनिया का नाम ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि ये नौसेना सही है, गलती से भी दिमाग में ना आ जाए कि ये वायुसेना की है। अधिकांशतः मैं लिख के देता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग गलती करके आएंगे, 90% लोग आएंगे उस दिन और वायुसेना में कहेंगे अरे बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था भाई, ऐसा इजी क्वेश्चन बीपीएससी दे देता है। वायुसेना पता है कि अब यहाँ पर पायलट की, फाइटर पायलट की बात की गई तो वायुसेना ही होगा ना, गलत हो जाएगा। नौसेना को लेकर के चर्चा किया गया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे प्रश्न इसीलिए दिए जाते हैं। नेचर में बहुत इजी प्रश्न होता है लेकिन गलती कराने में सबसे प्रबल जिम्मेदारी इसी की रहता है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। यहां पर 4 आपको विकल्प दिख रहा होगा, इस 4 विकल्प में जो एक नाम बी में आपको दिख रहा है, जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस जो है
सूरीनाम गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पहली महिला भी है, तो समझ लीजिए इस टॉपिक का महत्व कितना बढ़ गया है। और ये पूर्व में संसद की वहां की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या रह चुकी हैं पूर्व में, तो संसद की अध्यक्षा ये रह चुकी हैं और इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया है। और उनका यह चुनाव जो है किस चीज को लेकर के एक महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ता है, इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन, अगर सूरीनाम का आप नजर डाल रहे होंगे इलेक्शन को, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपकी रुचि है तो आप देखेंगे कि इनका पूरा इलेक्शन जो मैं देख रहा था वह यह किस चीज को लेकर के आगे बढ़ रही थी, लैंगिक समानता। ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों से प्रश्न आ सकता है, स्टेटमेंट बनेगा तो मान के चलिए किस तरह के प्रश्न आपके समक्ष होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के पढ़ना है दोस्तों, थोड़ा सा बस मेहनत। अब देखिए, कोई भी महिला है, राष्ट्रपति बनी है, जरा सोच के देखिए, विकल्प में अगर स्टेटमेंट आपके पास आ जाए कि इन्होंने जो पूरा इनका इलेक्शन कैंपेन रहा है या चुनाव के दौरान जो इनके अभियान रहा है वह लैंगिक समानता पर जोर डालता रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे ना कि महिला है, प्रेसिडेंट बनी है, लैंगिक समानता की जरूर बात करेगी, महिला सशक्तिकरण की जरूर बात करेगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी, महिलाओं की शिक्षा की बात करेगी। ऐसे सोचना है, सोचने दीजिए, सोचने के पैसे नहीं लगते हैं आप, क्योंकि इस बार मैं मान के चलता हूं कि स्टेटमेंट आ सकता है। अगर उस तरह के प्रश्न रहेंगे तो आपको तैयार रहना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। चलिए अब चलते हैं 7वें पर। किर्सी कोवेंट्री किस संगठन की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? यह बेहद इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत चर्चा में रहा होगा, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो। देखिए, ये जो किर्सी कोवेंट्री हैं, दरअसल ये जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक हैं। कहां के हैं? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ध्यान रखिएगा, एक देश जो अफ्रीका में है, और वो पहले क्रिकेट भी खेला, अभी भी क्रिकेट खेलता है, अब तो खैर बहुत कमजोर टीम हो गया है। जोंटी ब्रदर्स हुआ करते थे तो बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, और उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम इतनी मजबूत होती थी कि इंडियन टीम को हरा देती थी, जबकि गावस्कर कपिल देव उस समय थे टीम में, सोच सकते हैं। तो उस वक्त अब धीरे थोड़ा कमजोर हो गया, तो ऐसे याद रखिएगा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक रही हैं, और उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दो बातें इससे ध्यान रखिएगा, ये जो है पहली महिला इसकी अध्यक्ष भी बनी संगठन की, और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी है। यह खेल प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का निश्चित तौर पर एक बेहतर प्रदर्शन देखा जाएगा, प्रतीक के तौर पर माना जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि एक प्रश्न स्टेटमेंट पे आ सकता है कि क्या इनको ओलंपिक में पदक मिला है? क्या ये पदक विजेता रही हैं, ओलंपिक की पदक विजेता रही हैं? तो जवाब है कि हाँ, इन्हें ओलंपिक में पदक मिल चुका है, और जिम्बाब्वे पूर्व ओलंपिक तैराक क्या रही हैं? ये तैराक। तो इतनी बातें अगर ध्यान रखेंगे ना, तो कितना भी उलझा ले आप गलत करके कम से कम नहीं आएंगे। मेरा मकसद बस इतना है कि जो टॉपिक आप पढ़ के जाए ना, वो कम से कम गलती ना हो, और उतना में देखेंगे कि 30 के 30 प्रश्न आप करके आएंगे। ऐसा लगे आपको कि 150 प्रश्न जब आप करने बैठे ना, तो 30-40 क्वेश्चन तो एकदम अचानक से देखें और टिक मारते चलें। वो तभी होगा जब आप इस तरह से पढ़ लेंगे थोड़े ध्यान से। भारत कुमार, ध्यान से, बहुत इजी प्रश्न है, जो लोग भी इस तरह के फिल्में वगैरह देखते होंगे समझ जाएंगे भी। भारत कुमार की उपाधि से प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? राजकुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर। देखिए साथियों, इसमें एक नाम दिख रहा होगा आपको, मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है ना, एक समय में जितने भी फिल्में बनाते थे, ये सारे फिल्में देशभक्ति से ओतप्रोत बनाते थे, है ना। जैसे कि आपने इनका फिल्म देखा होगा, मुझे याद आ रहा है, मैंने जितनी फिल्म देखी है 2-4 बता। जैसे क्रांति आपने देखा है, क्रांति में ये बहुत अच्छी इनकी भूमिका है। गाना सुना होगा ना आपने, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी ओ घड़ी। तो ये मनोज कुमार और हेमा मालिनी पे ही जो वो फिल्म आया गया था, वो क्रांति बहुत अच्छा। जैसे एक रोटी कपड़ा मुझे याद आ रहा है, रोटी कपड़ा और मकान था ना पूरा। हाँ, एक पूरब और पश्चिम देखा होगा, उपकार एक फिल्म देखा होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी फिल्में देखेंगे ना जो भारत को लेकर के बात करना, तो इनका नाम ही उस समय जो है मनोज कुमार से लोग भारत कुमार कहने लग गए थे। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में हुआ करती थी इनकी, और बहुत अच्छे जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे हों, बहुत टैलेंटेड इंसान। तो मनोज कुमार को लेकर के चर्चा रहेगा। भारत कुमार के उपाधि से इनको जो है वो माना जाता था, सम्मानित किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर आया चक्रवात कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं।
5 स्टार लगाइए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से काफी प्रश्न आते हैं और इस तरह के चक्रवात वगैरह से अमूमन प्रश्न पूछ लिया जाता है। दरअसल जो है एक चक्रवात आया था, चक्रवात अल्फ्रेड, चलिए लिखा हुआ यहाँ पर है ही विकल्प में, चक्रवात अल्फ्रेड अगर आपको ध्यान होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था मेरे ख्याल से मार्च, ख्याल से नहीं बल्कि कंफर्म, और ये मार्च 2025 में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के ये दक्षिणी पूर्वी तट से टकराता है और अगर नेचर में देखा जाए तो ये एक किस तरह का चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, जिसे खास करके अगर मान लीजिए सागर को लेकर के पूछ दिया जाए तो आप एटलस खोल के देखिए, आप एटलस में जाइए एकदम नीचे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखिए, वहां मैं बताता हूं, वहां एक मिलेगा आपको तस्मान सागर। तस्मान सागर और विक्टोरिया व न्यू साउथ वेल्स के तटीय इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं जो है वहां पर लाई। तो ये ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी जो है उसे एक महत्वपूर्ण मौसमी घटना के रूप में वर्गीकृत किया और नाम दिया चक्रवात अल्फ्रेड, ठीक है। बी विकल्प के साथ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप बाद में मत कहना कि सर प्रश्न आपने बताया नहीं था। अगर चक्रवात से प्रश्न पूछा जाता है तो ये टॉपिक जो है टॉप पे रहेगा प्रश्न बनने के लिए, ठीक है। भारत सरकार ने किस तिथि को यह घोषणा की कि हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आजकल चूंकि आयुर्वेद को लेकर के काफी बात किया जा रहा है, 5 स्टार लगाइए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आयुर्वेद को लेकर के चल रहा है और आपसे यहां पर तारीख पूछा गया है। भारत सरकार ने 14 मई 2025 को यह घोषणा की, हर वर्ष 23 सितंबर को क्या घोषणा किया गया, 23 सितंबर को, मतलब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आपसे पूछा क्या गया था, घोषणा, ठीक है। तो घोषणा कब हुआ था, 14 मई 2025 को, कि हम आयुर्वेद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं 23 सितंबर को। पहले ये दिवस जो आपको ये ध्यान होगा ना, धनवंतरी दिवस समझते हैं, दीपावली से पहले धनतेरस होता है जो अक्टूबर नवंबर में आता था, तो उस समय होता था। लेकिन अब इसके लिए एक, अब कभी क्या होता था तिथि के हिसाब से, धनतेरस कभी एक महीना आगे चला गया, पीछा चला गया, दीपावली के अकॉर्डिंग होता था, तो धनवंतरी जयंती के अकॉर्डिंग होता था। फिर सरकार ने घोषणा किया कि नहीं, इसके लिए एक फिक्स डेट कर देंगे और वो 23 सितंबर हो गया। अब हर वर्ष 23 सितंबर को महान वैद्य हुआ करते थे, बहुत सारे लोग उनको भगवान धन्वंतरी कहते हैं, तो उनके जन्म दिवस के रूप में ये इस तारीख को जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है, समर्पित कर दिया गया उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न आपके लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? आप सब जानते होंगे इस प्रश्न का जवाब, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात एक बता दूं, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप में से कितने लोगों का कितने प्रश्न सही हुआ है, इस प्रश्न का क्या जवाब है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।